ये मार्च 2024, मार्च 2024, पेपर 4। ठीक है जी, ये डिस्कस करेंगे। अब कोशिश करेंगे इसको एक टाइम में सॉल्व करना तो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, जितना हो जाए अभी फिर देखते हैं। अच्छा जी, अभी पहला क्वेश्चन है, पोटेशियम आयोडाइड is used as a reagent in both inorganic and organic chemistry. Ki forms an ionic lattice that is soluble in water. Define enthalpy change of solution. Delta H solution define करनी है। ठीक है, तो it is the energy change when 1 mole of a substance dissolve in water to form an infinitely dilute solution. 1 mole of a substance, या 1 mole of an ionic compound, 1 mole of a substance dissolves in water to give an infinitely dilute solution. ठीक है जी, सो डेल्टा एच सोल्यूशन क्या है? व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, कोई भी सब्सटेंस है, लेट्स से NaCl है, सो व्हेन 1 मोल ऑफ NaCl डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन, टू फॉर्म अ सोल्यूशन ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो ये क्या कहलाएगा? दैट इज डेल्टा एच सोल्यूशन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम आयोडाइड हैज अ हाई solubility in water although its enthalpy change of solution is endothermic. It has a high solubility in water। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं कि पोटेशियम आयोडाइड हैज अ हाई solubility in water and its enthalpy change of solution is endothermic. Delta H solution is endothermic, positive है, but still it has a high solubility in water. Explain how this high solubility is possible। जी बेटा। So it is highly soluble in water although its delta H solution is endothermic. So why this has high solubility in water? क्या वजह हो सकती है, क्या आंसर होगा इसका? जी, इट हैज अ हाई solubility in water although delta H solution जो है वो पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बट स्टिल solubility हाई है। तो क्या रीजन होगा, क्यों डिसॉल्व हो रहा होगा? लार्ज एनर्जी डिक्रीज मोर देन हाइड्रेशन, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस मोर देन हाइड्रेशन। नहीं बेटा, वो तो फिर डेल्टा एच सोल्यूशन ही हो जाएगी ना। वो तो कह रहे हैं डेल्टा एच सोल्यूशन पॉजिटिव है। डेल्टा एच सोल्यूशन जो है, ये लैटिस से और हाइड्रेशन एंथैल्पी से तो आप क्या करते हैं, डेल्टा एच सोल्यूशन ही कैलकुलेट करते हैं ना आप। जो ये बात कर रही हैं, तो डेल्टा एच सोल्यूशन ही कैलकुलेट की जाती है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो तो आ गया यहाँ पे कि डेल्टा एच सोल्यूशन एंडोथर्मिक है, बट स्टिल इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, रिएक्शन फीजिबल है, फीजिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, फीजिबिलिटी की बात हो रही है। अब शायद आपको बात समझ, फीजिबिलिटी डिस्कस हो रही है कि रिएक्शन फीजिबल है, प्रोसेस फीजिबल है, ऑल्दो डेल्टा एच सोल्यूशन पॉजिटिव है, बट प्रोसेस इज फीजिबल। तो क्या वजह हो सकती है जी? हाँ जी, किसी के जहन में आंसर नहीं आ रहा? अब तो हिंट भी दे दिए मैंने। जी बिल्कुल, गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट है डेल्टा जी, यानी रिएक्शन फीजिबल है ना। रिएक्शन फीजिबल है तो इसका मतलब डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होगी। और डेल्टा जी नेगेटिव कब हो सकती है? डेल्टा जी, यानी डेल्टा जी जो है, दैट इज दैट डिपेंड्स ऑन डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच सोल्यूशन ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव है, बट स्टिल रिएक्शन फीजिबल है। दैट मीन्स डेल्टा जी नेगेटिव है। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगी? जब ये जो वैल्यू है ये बड़ी, यानी ये वैल्यू अगर लार्ज हो जाएगी, टी डेल्टा एस इज लार्ज। ठीक है, तो ऑब्वियसली आंसर फिर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंट्रोपी की जो वैल्यू है, टेम्परेचर की तो बात हो नहीं रही, दैट मीन्स की इंट्रोपी जो है वो फैक्टर है यहाँ पे। हम कह सकते हैं कि देयर माइट बी अ लार्ज इंक्रीज इन एंट्रोपी, अ लार्ज
ड्यू टू अ लार्ज, क्योंकि जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे ऑब्वियसली डिसऑर्डर बढ़ेगा, तो ड्यू टू अ लार्ज इंक्रीज इन डिसऑर्डर कह दें या एंट्रोपी कह दें, लार्ज इंक्रीज इन डिसऑर्डर और एंट्रोपी, तो क्या हो जाएगा कि जो डेल्टा एस है, ठीक है, डेल्टा एस जो है ये बढ़ रही है, ठीक है, देयरफॉर डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो रिएक्शन फिजिबल क्यों है? बिकॉज डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ पे एक ही फैक्टर है जो डेल्टा जी को नेगेटिव बनाएगा, एंड दैट इज डेल्टा एस। तो जब आप पोटेशियम आयोडाइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो उसका डिसऑर्डर है वो बढ़ जाएगा, और जब डिसऑर्डर बढ़ेगा, ठीक है, वाई इट इज फीजिबल, वाई इट इज हाईली soluble इन वाटर, ऑल्दो डेल्टा एच सोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, सो द रीजन इज कि डिसऑर्डर बढ़ रहा है। तो डिसऑर्डर के बढ़ने की वजह से डेल्टा जी बिकम्स नेगेटिव। हाँ जी, क्लियर है ये बात? ठीक है बेटा, कलर चार्ट डिस्कस कर लेंगे। जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया है? ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेबल 1.1 gives some data about the halide ions, chloride, bromide and iodide and their potassium salts। ठीक है जी, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन गिवन है हैलाइड आयंस की, एंड लैटिस एनर्जी ऑफ पोटेशियम हैलाइड, फॉर एग्जांपल दिस इज लैटिस फॉर पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड। एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द हैलाइड आयंस। जी, so the enthalpy change of hydration, it is getting less negative, less negative. So we have to explain the trend. 2 mark question है जी, what would be the answer? Why it is getting less negative? It is getting less negative, less exothermic. So what is the reason? हाँ जी, बिकॉज बॉन्ड लेंथ नहीं थी, बॉन्ड लेंथ तो यहाँ पे नहीं देखेंगे बेटा। जी बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो डाउन द ग्रुप कम हो रही है, उसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, जो रेडियस है, रेडियस इंक्रीजेस, सो लेस अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल। आयन डाइपोल अट्रैक्शन है यहाँ पे। वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेशन क्या होती है? वाटर मॉलिक्यूल और आयंस के दरमियान अट्रैक्शन, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जो है, हाइड्रेशन की बात हो रही है ना, तो हाइड्रेशन क्या है? इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन आयन, तो लेट्स से क्लोराइड आयन और वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल पोलर है, ठीक है जी, तो ये वाटर मॉलिक्यूल और क्लोराइड आयन के दरमियान जो अट्रैक्शन है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एनाइनिक रेडियस, बिकॉज चार्ज तो सेम है, ठीक है, चार्ज सेम है, -1 -1 -1, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है? एनाइनिक रेडियस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो द एनाइनिक रेडियस, एनाइनिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एनायनिक रेडियस जो है ये बढ़ेगा, देयरफॉर हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव होती जाएगी, लेस अट्रैक्शन, लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर मॉलिक्यूल, टुवर्ड्स वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है जी, लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर मॉलिक्यूल, और लेस आयन डाइपोल अट्रैक्शन भी हम कह सकते हैं, और टुवर्ड्स वाटर मॉलिक्यूल और लेस आयन डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। ये ध्यान में रखें, जब हाइड्रेशन की बात होगी, हाइड्रेशन बेसिकली आयन और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन। हाँ जी, क्लियर है ये? जी बेटा, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप कम क्यों होती जा रही है, लेस नेगेटिव क्यों होती जा रही है, क्या वजह है? उसकी वजह क्या है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन जो है वो कम होती जा रही है, हैलाइड आयन का रेडियस बढ़ रहा है, हैलाइड आयन का रेडियस बढ़ेगा तो वाटर मॉलिक्यूल से डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होती जाएगी। दी डेल्टा एच सोल्यूशन वैल्यू ऑफ दीज पोटेशियम हैलाइड्स आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। जो डेल्टा एच सोल्यूशन वैल्यू है, ये कह रहे हैं कि द डेल्टा एच सोल्यूशन वैल्यू ऑफ दिस पोटेशियम हैलाइड्स और ऑलमोस्ट कांस्टेंट,
use the delta H hydration and delta H lattice data in table 1 to suggest why. अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि delta H solution is equals to negative of delta H lattice enthalpy plus delta H hydration enthalpy. So they're saying that the delta H solution value, this delta H solution value for chloride, for potassium chloride, potassium bromide, potassium iodide is almost constant. ठीक है, तो इन तीनों सॉल्ट्स की जो डेल्टा एच सोल्यूशन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो आपने जो डेटा गिवन है हाइड्रेशन का और लैक्टस का, इससे आपने सजेस्ट करना है। ठीक है, तो वाई डेल्टा एच सोल्यूशन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, रीजन क्या है? बिकॉज अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो डिफरेंस, आप अगर डेल्टा एच सोल्यूशन कैलकुलेट आप देखेंगे कि जो डिफरेंस आ रहा है वो बिल्कुल तकरीबन सेम ही रहेगा यहाँ पे। यानी लेट्स से अगर हम देख रहे हैं कि फॉर क्लोराइड इट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी इज -364 एंड पोटेशियम हैलाइड की लेटेस्ट एनर्जी -701। ब्रोमाइड के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी -335, लेटेस्ट एनर्जी -670। तो दोनों में तकरीबन जो है वो हम कहेंगे कि एक जितना चेंज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, यानी हम सिंपल यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि बोथ डेल्टा एच लैटिस एंड डेल्टा एच हाइड्रेशन दे आर गेटिंग लेस एक्सोथर्मिक। दोनों लेस एक्सोथर्मिक होती जा रही है, ये भी लेस नेगेटिव हो रही है, ये भी लेस नेगेटिव हो रही है। और जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं कि जी एक ज्यादा तेजी से कम हो रही है, यहाँ दोनों तकरीबन सेम वैल्यू, मतलब दोनों में अगर आप अगर दो तीनों के लिए डेल्टा एच सोल्यूशन निकालेंगे तो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आए। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे, if we apply this formula, तो आपको डेल्टा एच सोल्यूशन ऑलमोस्ट सेम मिलेगी। नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन, ये आपको सॉल्व करके देख लें तो तकरीबन सेम ही आंसर आएगा। तो उसकी वजह क्या होगी कि दे आर गेटिंग डिक्रीज बाय अ सिमिलर अमाउंट, बोथ delta H lattice enthalpy and delta H hydration enthalpy are getting less negative by a similar amount। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एक जितना डिक्रीज आ रहा है। हाँ जी, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KI इज +21.0 किलो जूल्स पर मोल पोटेशियम आयोडाइड की डेल्टा एच सोल्यूशन। आगे यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड डेटा इन टेबल 1.1 टू कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। के प्लस की डेल्टा एच हाइड्रेशन निकालनी है, तो डेल्टा एच सोल्यूशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हाइड्रेशन में पोटेशियम भी आ जाएगा, आयोडाइड भी आ जाएगा। तो डेल्टा एच सोल्यूशन कितनी है? +21 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी। के आई की लैटिस एंथैल्पी गिवन है, कितनी है के आई की लैटिस एंथैल्पी? -629, माइनस -629 प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन हम देख लेते हैं कितनी है, सॉरी आयोडाइड आयन, -293 जी। इसको सॉल्व करें, देखिए क्या आंसर आ रहा है। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम आपने कैलकुलेट करनी है। -315 जी, सबका यही आंसर आ रहा है। 943 जी। अच्छा, बाकी सबका -315 भी आ रहा है। 943 -315, 943 कैसे आएगा भाई? ये प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा, आपने इसको शायद प्लस नहीं किया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस का 629 माइनस का 293 और फिर उसके बाद वैल्यू तो जाके माइनस की हो जाएगी। तो आंसर -315। हाँ जी, स्टॉक से चेक कर लिया बेटा आपने? तो शायद उसको आपने माइनस किया, माइनस रखा हुआ है। क्लियर है?
ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या है। Solid PbI2 it forms when potassium iodide is mixed with lead ions. The solubility product KSP of lead iodide is this. Solubility product आ गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड. Calculate the solubility concentration निकालनी है of lead iodide. ठीक है, तो KSP की वैल्यू गिवन है. KSP की एक्सप्रेशन क्या है? KSP is of lead iodide is equals to concentration of lead ions Pb2 plus into concentration of आयोडाइड आयंस, और आई माइनस और ये स्क्वायर हो जाएगी. ठीक है जी. तो अब लेट सपोज अगर लेड आयोडाइड जो है इसको आयोनाइज करते हैं PbI2, अगर ये आयोनाइज होगा तो वी गेट Pb2 प्लस प्लस 2I माइनस. दैट मीन्स कि अगर ये एक्स मोल डिजोल्व हो रहा है तो एक्स मोल्स ऑफ लेड आयंस एंड 2x मोल्स ऑफ आयोडाइड आयंस. तो क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन? KSP की वैल्यू गिवन है 7.1 इंटू 10 raised to power -9 lead iodide lead ions x into 2x square. तो ये क्या हो जाएगा? दैट वुड बी इक्वल टू 4x क्यूब 7.1 इंटू 10 raised to power -9. तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. x वुड बी इक्वल टू 7.1. हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है जी? 1.2 इंटू 10 raised to power -3. ठीक है जी, सबका यही आ रहा है. 1.2 इंटू 10 raised to power -3. ठीक है, ये हो जाएगा x वुड बी इक्वल टू 7.1 इंटू 10 raised to power -9 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, और इसका क्यूब रूट ले लेंगे. ठीक है जी, क्लियर है ये सबको? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आए. The ionic radius of lead ion is 0.120 nanometer compared to the ionic radius of potassium ion which is 0.133 nanometer. तो that means कि lead ion जो है ये smaller ion है. ठीक है, इसका आयनिक रेडियस कम है, पोटेशियम आयन का रेडियस ज्यादा है. सजेस्ट हाउ द डेल्टा एच लैटिस फॉर लेड आयोडाइड डिफर्स फ्रॉम डेल्टा एच लैटिस फॉर पोटेशियम आयोडाइड. जी, इसकी लैटिस एंथैल्पी जो है वो लैटिस नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक होती है. तो विच ऑफ दीज वुड हैव मोर नेगेटिव लैटिस एंथैल्पी एंड रीजन? जी, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड आयोडाइड, किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी और रीजन क्या होगा? लेड वुड हैव मोर नेगेटिव वैल्यू, बिल्कुल करेक्ट है. रीजन क्या होगा बेटा? lead iodide would have more negative or more exothermic lattice enthalpy value. मोर नेगेटिव, आयनिक चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है. और रेडियस कम है. ठीक है जी, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो गया. तो रीजन क्या है? मतलब सिंपल हम कहेंगे दी डेल्टा एच लैटिस enthalpy of lead iodide is more negative or will be more negative. Reason due to higher charge of lead ion Pb2 plus and smaller cationic radius, because we know this thing that lattice enthalpy is directly proportional to charge and inversely proportional to radius. All right, next is potassium iodide slowly oxidizes in air forming iodine. Potassium iodide, it slowly oxidizes in air forming iodine. Delta H is given, which is -203.4. Table 1.2 shows some data relevant to this question. So they have given us entropy values. Calculate the standard entropy change, delta S of reaction. जी, तो एंट्रोपी चेंज आपने कैलकुलेट करना है. सिंपल सा सवाल है. एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एस इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट, माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स.
ठीक है, तो प्रोडक्ट की इंट्रॉपी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। प्रोडक्ट साइड पे क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट 151 155.5 इंटू 2 कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे 2 मोल्स हैं। ठीक है जी। और आयोडीन आयोडीन की वैल्यू कितनी है, 116.1, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड कर लें, क्या आंसर आ रहा है, 116.1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 155.5 मल्टीप्लाई बाय 2। जी, क्या आंसर आ रहा है बेटा? ये प्रोडक्ट साइड की इंट्रॉपी वैल्यूज आ जाएंगी। क्या आंसर है? -514.4 है या 543.2 है? 543.2। ठीक है जी। अच्छा, टोटल बताया आपने, ठीक है। तो पहले हमने ये ये वाली वैल्यूज निकालनी, तो ये कितनी आ रही है, 543.2। उसके बाद रिएक्टेंट साइड पे पोटेशियम आयोडाइड है। पोटेशियम आयोडाइड 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, Ki 106.3 मल्टीप्लाई बाय 4 और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऑक्सीजन को एज इट इज ऐड कर देंगे, तो 213.6 मल्टीप्लाई बाय 2, 106.3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड प्लस 205.2। जी, इसका आंसर क्या आ रहा है? हाँ जी, रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जीज का सम जो भी आ रहा है उसको फिर माइनस कर दें, तो फाइनल आंसर 514.2 आ रहा है, 0.4 सॉरी, 514.4। ऐसा ही है, यही आ रहा है सबका आंसर। ये चेक कर लें वैल्यूज, इनको ऐड कर लें, रिएक्टेंट साइड की वैल्यूज हो जाएंगी ये। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, 213.6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 106.3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो फाइनल आंसर जब आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो दैट इज, क्या आंसर बताया आपने, 514.4। ठीक है जी, 51 माइनस का 514.4। अच्छा, और अगर हम देखें तो माइनस का 514.4, तो हम कह रहे हैं कि डिसऑर्डर कम हो रहा है, तो चलिए चेक भी करते हैं कि कम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास गैस मौजूद है, 3 मोल्स, प्रोडक्ट साइड पर सॉलिड है, तो ऑब्वियसली आंसर माइनस में ही आना चाहिए, और माइनस में आ रहा है। ठीक है जी। यूज योर आंसर टू C1 टू शो दैट रिएक्शन 1 इज स्पॉन्टेनियस एट 298 केल्विन। हाँ जी, तो आपने क्या करना है, यूज योर आंसर टू C1। C1 में हमने डेल्टा एस कैलकुलेट कर ली, सो दैट रिएक्शन 1 इज स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। तो अब चेक करना है कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट 298 केल्विन और नॉट। सो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, डेल्टा एच इज -203.4, -203.4 माइनस टेम्परेचर 298 केल्विन इंटू डेल्टा एस 514.4, ये जूल्स में है, इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट कर देंगे, -514.4 डिवाइडेड बाय 1000। जी, क्या आंसर आ रहा है डेल्टा जी का? नेगेटिव में आना चाहिए, अगर नेगेटिव में आएगा तो दैट मीन्स के रिएक्शन वुड बी फीजिबल एट 298 केल्विन। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है, -50.11। -50.1038, -50.11। ठीक है जी, आपका यही आ रहा है आंसर, -50.11। ठीक है, ये किलो जूल्स पर मोल में आ जाएगा, तो क्योंकि नेगेटिव आ रही है दैट मीन्स एज शो दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो डेल्टा जी इज नेगेटिव, दैट मीन्स रिएक्शन इज spontaneous। अच्छा जी, the group 1 carbonates are much more thermally stable than the group 2 carbonates. State and explain the trend in the thermal stability of the group 2 carbonates. So they get more thermally stable down the group, simple सा आंसर है, more thermally stable down the group। एंड रीजन क्या है, लेस आयन पोलराइजेशन, कैटाइनिक रेडियस इंक्रीजेस, लेस आयन पोलराइजेशन।
ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइजेस अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड फॉर 8 मिनट्स यूजिंग अ डायरेक्ट करंट। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रोलाइज किया पोटेशियम आयोडाइड को फॉर 8 मिनट्स यूजिंग अ डायरेक्ट करंट। The half equation for the reaction that occurs at the anode is given. So this is the reaction happening at anode. Write a half equation for the reaction that occurs at the cathode. Include state symbols. जी, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड पे कौन सा आयन जाएगा? सबसे पहले तो आप ये बताएं, विच आयन विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड? एनोड की तरफ आयोडाइड आयन है, सोल्यूशन ऑफ एक्वस पोटेशियम आयोडाइड है, तो विच आयन विल गेट रिड्यूस? क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन हो रही है, तो कौन सा आयन रिड्यूस होगा? हाँ जी, पोटेशियम। के प्लस नहीं है बेटा, डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस भी मौजूद होंगे, तो ग्रुप वन सॉल्ट जो है ये रिडक्शन नहीं, ग्रुप वन आयन जो है वो रिडक्शन नहीं होगी उसकी, एच प्लस आयन की रिडक्शन होगी। देखिए ना, एक्वस मेंशन, अगर मोल्टन होता तो पोटेशियम आयोडाइड होता, अगर एक्वस है दैट मींस वी हैव के प्लस एंड एच प्लस बोथ। आप अगर मतलब, वैसे तो खैर हम अगर ओ लेवल्स वाला एक कॉन्सेप्ट याद करें तो हम पढ़ते थे कि जो लेस रिएक्टिव होता है उसका आयन रिड्यूस होता है। और वैसे अगर आप इनका रिडक्शन पोटेंशियल भी देखेंगे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, 0.00 वोल्ट। और पोटेशियम का डेफिनेटली नेगेटिव में होगा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो है तो इसका मतलब इसके रिड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा है। तो H प्लस आयन विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी, तो इसको बैलेंस करना चाहें तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आइए ये बात? हाँ जी, क्लियर है ये? ठीक है, तो आपने मतलब सिंपल ये देखना है, के प्लस अगर मोल्टन होगा तो के प्लस रिड्यूस होगा। ठीक है, अगर मोल्टन सोल्यूशन होगा तो के प्लस रिडक्शन है ना बेटा, रिडक्शन के लिए आपको ये देखना है कि आपके पास आयंस कौन कौन से प्रेजेंट है। तो क्योंकि एक्वस मीडियम है, एक्वस मीडियम में के प्लस, आई माइनस, एच प्लस एंड ओ एच आयंस। तो एनोड की हाफ इक्वेशन तो ऑलरेडी गिवन है, कैथोड के हमें डिसाइड करनी है, वी हैव दीज टू आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और एच प्लस जो है इट हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल। अगर रीजन पूछते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इट हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसमें रिड्यूस होने की एबिलिटी भी ज्यादा है। जी, क्लियर है बात? अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट क्या है? After the electrolysis, the iodine produced require 21.35 cm cube of 0.1 mole per dm cube sodium thiosulfate to react completely। ठीक है, तो इस रिएक्शन से जो आयोडीन प्रोड्यूस हुआ है इसको आपने सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्ट कराया। ठीक है, और कितना थायोसल्फेट यूज हुआ है, ये वॉल्यूम आ गया, ये कंसंट्रेशन आ गई। कैलकुलेट द एवरेज करंट यूज्ड इन 8 मिनट्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। करंट आपने फाइंड आउट करना है कितने एम्पियर यूज हुआ है, टाइम गिवन है 8 मिनट्स। तो हाँ जी, इक्वेशंस भी आपको दी हैं, चलें सॉल्व करें, शाबाश। जी बेटा, समझ में आ रहा है ये आपको? क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हाँ जी बेटा, 0.43 एम्पियर। जी, और किसी ने सॉल्व किया है? 0.43 एम्पियर। ठीक है, तो मतलब सिंपल, पहले आपने क्या किया है, सबसे पहले हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए सोडियम थायोसल्फेट के। ठीक है, पहले इसके मोल्स कैलकुलेट होंगे, रिवर्स में इसको सॉल्व करेंगे, मोल्स ऑफ Na2S2O3। वॉल्यूम गिवन है 21.35।
concentration into volume 0.1 into 21.35, 21.35 divided by 1000। ठीक है, यहाँ से मोल्स आ जाएंगे। और फिर सोडियम थायोसल्फेट के जो भी मोल्स हैं उसको आयोडीन के मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, हाफ हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज 2:1 का रेशो है। और उसके बाद आयोडीन के मोल्स, क्योंकि हमें मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, वहां से हम फिर चार्ज कैलकुलेट करेंगे। मेन चीज हमें चार्ज रिक्वायर्ड है, क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। ठीक है, तो आपने करंट कैलकुलेट करना है, टाइम गिवन है, चार्ज रिक्वायर्ड है। तो चार्ज के लिए पहले मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो थायोसल्फेट के मोल्स आ गए, यहाँ से आयोडीन के मोल्स निकलेंगे, 2:1 का रेशो है, हाफ हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आयोडीन के मोल्स से इलेक्ट्रॉन के मोल्स निकलेंगे, जो कि अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगे, बिकॉज अगेन 1:2 का रेशो है। सो दैट मीन्स के moles of sodium thiosulfate that would be equal to moles of electrons। तो जहां से जो भी moles आएंगे आपके, this would be the moles of electron as well। ठीक है, this would be the moles of electron as well। तो if we get moles of electron, now we can calculate charge। how? we know कि जी 1 mole of electron, 1 mole of electron, इसका चार्ज कितना है, 96,500 coulombs। सो वट एवर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वी गेट फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है, वहां से आपने जो भी आपके पास मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आए फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है, लेट्स सपोज एक्स मोल्स हैं, तो यहाँ से चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से चार्ज आ जाएगा, और जो भी चार्ज आएगा उसको हम यहाँ पुट करेंगे। टाइम कितना है, 8 मिनट्स है, 8 × 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, और एम्पेयर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या बता रहे हैं आप, 0.43 एम्पेयर्स। हाँ जी, क्लियर है बेटा, ये कोई कंफ्यूजन इसमें? आयोडीन के मोल्स तो निकलेंगे ना बेटा, आयोडीन के मोल्स निकलेंगे तो ही फिर आप देखोगे ना आगे कैसे। बेसिकली एक रिएक्शन में तो आयोडीन इन्वॉल्व है। सोडियम थायोसल्फेट के मोल्स तो इसलिए दिए ना कि रेशो मेथड से आप आयोडीन के मोल्स निकालें। समझ आई ये बात? वहां से मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलाएंगे। हाँ जी, क्लियर है। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट है, KI is used as a source of iodide ions in organic synthesis। पोटेशियम आयोडाइड जो है ये एज अ सोर्स ऑफ आयोडाइड आइन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। वन एग्जांपल ऑफ दिस इज शोन इन द सिंथेटिक रूट इन फिगर 1.1। अच्छा जी, तो इसमें आप पोटेशियम आयोडाइड को जो है वो यूज करेंगे। अब ये पूरा सिंथेटिक रूट गिवन है। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द रिएजेंट रिक्वायर फॉर स्टेप 1 एंड स्टेप 2। सो स्टेप 1 में क्या हो रहा है, बेंजीन कन्वर्ट हो रहा है इनटू नाइट्रोबेंजीन। ठीक है जी, तो रिएजेंट क्या होगा, कंसंट्रेटेड नाइट्रेशन है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, नाइट्रिक एसिड जो है वो यूज होगा टू इंट्रोड्यूस नाइट्रो ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग। उसके बाद दूसरा क्या है, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट्स इनटू फिनाइलमाइन जी। व्हाट इज द रिएजेंट, जल्दी से बता दें शाबाश। व्हाट इज द रिएजेंट फॉर स्टेप 2? 10 प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल ठीक है जी बेटा। आयोडीन के मोल्स हम हाफ करेंगे तो फिर डबल हो जाएंगे दोबारा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसीलिए मैंने डायरेक्ट वही यूज कर लिए थे। ठीक है ना, 10 प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल ठीक है। स्टेप 2 जो है वो रिडक्शन है, 10 प्लस कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं या सल्फ्यूरिक, नॉर्मली HCl यूज करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टेप 3 अकर्स इन 2 स्टेजेस। स्टेप 3, व्हाट इज स्टेप 3? स्टेप 3, अच्छा जी, सो डायजोनियम आयन बन रहा है। ठीक है, फिनाइलमाइन जो है कन्वर्ट्स इनटू डायजोनियम आयन। तो स्टेप 3 कन्वर्ट्स अकर्स इन 2 स्टेजेस। सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट्स विद hydrochloric acid, undergoes an acid-base reaction to produce nitrous acid. Nitrous acid reacts with phenylamine to produce diazonium salt, तो डायजोनियम आयन। कंप्लीट द इक्वेशन फॉर स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो स्टेज 1 में क्या होगा, पहले नाइट्रस एसिड बनेगा, बिकॉज हम डायरेक्ट नाइट्रस एसिड यूज नहीं करते। सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट्स विद HCl, सो वी गेट HNO2 प्लस
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा NaCl। और स्टेज 2 में क्या हो रहा है? स्टेज 2 में फिनाइलमाइन C6H5 NH2 C6H5 NH2 reacts with HNO2। ठीक है जी। तो यहां से क्या बन रहा है? C6H5 N2 प्लस प्लस वाटर H2O बनेगा। ठीक है जी। तो अब इसको देखें, ये बैलेंस है या बैलेंस नहीं है? हाँ जी। तो C6H5 दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन है। H2 हाइड्रोजन कितने हैं? दो हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। यहाँ तीन है, यहाँ दो हैं। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। किस तरीके से बैलेंस करेंगे? चार्ज भी बैलेंस करना है, बिकॉज यहाँ पे +1 चार्ज है। तो +1 चार्ज करने के लिए इधर हम क्या ऐड कर देंगे? H प्लस आइन ऐड कर देते हैं, H प्लस आइन। ठीक है जी, H प्लस, क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा ना। तो अब आपके पास चार्ज भी बैलेंस हो गया, +1 चार्ज हो गया। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, 1 और 3, 4 हो गए। तो यहाँ 2H2O कर देते हैं, ऑक्सीजन भी दो हो गए, बैलेंस हो गई इक्वेशन। हाँ जी, क्लियर है बेटा ये? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा, चार्ज बैलेंस करने के लिए हमने H प्लस आइन ऐड किया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, जैसे रिडॉक्स बैलेंसिंग में करते हैं। हाँ जी, ठीक हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, अब दो ऑक्सीजन हो गए। अच्छा जी, दी आयोडाइड फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड reacts with D. In step 4, the mechanism is shown in figure 1.1. Suggest a name for this mechanism. हाँ जी, आयोडाइड जो है, अब देखिए ये रिएक्शन ऐसे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म आपको दिया गया है। जैसे यहाँ पे बताया गया स्टार्ट में कि पोटेशियम आयोडाइड जो है, दिस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ आयोडाइड आइन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? आयोडाइड I- जो है, ये रिंग पे अटैक कर रहा है और ये N2 को रिप्लेस कर रहा है। तो अब ये सब्सटीट्यूशन तो है, ठीक है, हमने मतलब दिस इज सब्सटीट्यूशन। बट यहाँ पे क्या बोले? नेम फॉर द मैकेनिज्म। तो अब बताइए, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है? जी, व्हाट काइंड ऑफ सब्सटीट्यूशन इज दिस, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक? जी, न्यूक्लियोफिलिक है, ऑल्दो हमने इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ी है। बट यहाँ जो सब्सटीट्यूशन हो रही है, ये न्यूक्लियोफिलिक है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है। तो क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो पूरा मैकेनिज्म आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको जस्ट सिंपल यहाँ पे ये देखना है कि क्योंकि I- अटैक कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब, यहाँ I- आ रहा है, विच इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो देखिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर आ रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये N2 लेके जा रहा है। ठीक है, तो रिंग इस वक्त इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रही, आयोडाइड आइन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग को। और रिंग, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन N2 ले गया, तो दैट मीन्स दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, जी क्लियर है बात?